अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 4 लिक्विड एंड सॉलिड्स जो है उसको देखेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं इसको सीखेंगे। लिक्विड एंड सॉलिड्स इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। एक हिस्से में लिक्विड्स को डिस्कस करते हैं और एक में सॉलिड्स को। इसका जो पोर्शन है जिसमें हम लिक्विड्स को डिस्कस करते हैं उसमें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं पहले उसे समझना चाहेंगे। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस प्रेजेंट हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। एक है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस और एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो हैं वो कहते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, और बाज़ सिर्फ कोवलेंट और मेटेलिक बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, पेज 1 पर एक कंपैरिजन दी है, जिस कंपैरिजन से हमने ये एक तो देखना है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं और इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, कौन सी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, कौन सी फोर्सेस जो हैं वो वीक हैं और इनकी टाइप्स कौन सी हैं। तो इसमें पहले देखो आयनिक बॉन्ड है, तो इसमें जो बेसिस ऑफ अट्रैक्शन है वो कैटाइन और एनाइन होते हैं और इसकी जो एनर्जी चाहिए ओवरकम करने के लिए, इस तरह की फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, उसकी रेंज 400 से 4000 है। ये रेंज एनर्जी की सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए बताई गई है। इस रेंज को याद नहीं करना है, ना ये बुक में ऐसे लिखी हुई हैं और ना ये पूछेंगे कभी। तो ये रेंज से हमने अंदाज़ा करना है, ऑर्डर का अंदाज़ा करना है। तो इसकी एग्जांपल NaCl कोवलेंट बॉन्ड है जो कि न्यूक्लियस और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में अट्रैक्शन होती है। उसकी फोर्सेस जो आयनिक बॉन्ड से वीकर फोर्सेस हैं ये। और फिर ये कोवलेंट बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं, जिनमें मॉलिक्यूलर लेयर्ड स्ट्रक्चर है और एक इनमें जो है वो जॉइंट स्ट्रक्चर है। तो ये एक रेंज दी है। अगर सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करें कि उसको ब्रेक करने के लिए कहाँ से कहाँ तक एनर्जी चाहिए। मेटेलिक बॉन्ड है, उसमें मेटल आयंस होते हैं और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उसकी एग्जांपल आयरन है मेटेलिक बॉन्ड की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में 5 टाइप्स हैं इसकी। आयन डाइपोल, आयन कहते हैं जब किसी पे कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, और डाइपोल बोलते हैं जब किसी पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो। तो आयन डाइपोल जो फोर्सेस हैं इनमें एक कंप्लीट आयन होगा, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो इसी फोर्स के ज़रिए से वाटर में डिजॉल्व होते हैं। हाइड्रोजन एक कंप्लीट आयन होगा और उसके साथ कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाईली पोलर हाइड्रोजन चाहिए और दूसरी तरफ हमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए जिसके पास लोन पेयर भी है। यूजुअली वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होते हैं क्योंकि ये टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। फिर डाइपोल फोर्सेस हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो परमानेंट पोलर होते हैं, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स उनको कहते हैं कि जिनमें मॉलिक्यूल्स जो हैं उन पे पॉजिटिव नेगेटिव एंड हमेशा रहते हैं, चाहे मॉलिक्यूल करीब हो, चाहे दूर हो, चाहे कुछ भी प्रेशर हो, कुछ भी टेम्परेचर हो। तो ये डाइपोल फोर्सेस परमानेंट मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं। ये जो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस जो हैं इसमें एक आयन होगा हमारे पास और इसके साथ कंप्लीटली आयन होगा और उसके साथ इसमें जब वो हमारे पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो इसे कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। एग्जांपल है आयरन और ऑक्सीजन। और डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान ये फोर्सेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और इसके अलावा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक हो सकती है वह डिबाई फोर्स, जब एक पोलर मॉलिक्यूल हो और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसको समराइज अगर एक चंद लाइंस में मैं ऐसे करूं कि अगर तो मॉलिक्यूल दोनों पोलर हैं, अगर दोनों पोलर हैं तो फिर डाइपोल फोर्सेस होंगी, और अगर दोनों नॉन पोलर हैं तो फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी।
और अगर दोनों वेरी पोलर हैं तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और अगर एक मालिक्यूल पोलर है और एक नॉन पोलर है तो फिर उसे डिबाई फोर्स कहते हैं। स्ट्रेंथ का ऑर्डर इनका है कि सबसे स्ट्रॉन्ग इनमें से जो हैं वो आयन डाइपोल फोर्सेस हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नंबर 3 पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, और फिर ये डिस्पर्शन फोर्सेस सबसे वीक हैं। पेज सेकंड पर आते हैं। पेज सेकंड पर इन फोर्सेस के बारे में फिर एक थोड़ी जो बातें उधर रह गई बताने वाली वो हम पढ़ रहे हैं कि और थोड़ा सा डिटेल से देख लें। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, ये पोलर मालिक्यूल्स में होती हैं, सिर्फ पोलर मालिक्यूल ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस शो करते हैं, नॉन पोलर मालिक्यूल्स में नहीं होती हैं। दोनों मालिक्यूल जिनमें ये फोर्स, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है मालिक्यूल और मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो एक मालिक्यूल और दूसरे मालिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों पोलर होंगे। परमानेंट फोर्सेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड हमेशा रहते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हम 1% ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये इसके MCQ जैसे बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ को 100 कंसिडर करें तो ये उसके कंपैरिजन में 1 है। इसकी जो बुक में एग्जांपल हैं, HCl के मालिक्यूल्स में आपस में हैं, क्लोरोफॉर्म के मालिक्यूल में ये आपस में हैं, एसीटोन के मालिक्यूल्स में आपस में ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस प्रेजेंट हैं। फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं। ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जो हैं ये हैं जब एक मालिक्यूल, इन्हें डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं, ये तब हैं जब एक मालिक्यूल पोलर होगा और एक मालिक्यूल जो है वो नॉन पोलर मालिक्यूल होगा। तो अगर एक पोलर एक नॉन पोलर है, ये बहुत वीक फोर्सेस हैं, टेम्परेरी हैं, और जब ये पोलर और नॉन पोलर मालिक्यूल करीब आएंगे और प्रेशर वगैरह ज़्यादा होगा तब ये फोर्सेस क्रिएट होंगी। जो डाइपोल डाइपोल थी वो तो परमानेंट थी, ये टेम्परेरी हैं। अभी इन मालिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर कर दें, प्रेशर लो कर दें, जैसे वाटर और जीनॉन है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये फोर्सेस भी नहीं रहेंगी। फिर लंदन फोर्सेस हैं, इनको इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं। दे आर सिग्निफिकेंट ओनली इन नॉन पोलर मालिक्यूल्स, ये सिर्फ नॉन पोलर मालिक्यूल्स में सिग्निफिकेंट होती ये पोलर में भी हैं और नॉन पोलर में भी होती हैं, दोनों में ये फोर्सेस होती हैं, लेकिन जो सबसे सिग्निफिकेंट हैं ये वो नॉन पोलर में होती हैं। इसकी वजह ये कि नॉन पोलर में इसके अलावा कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद ही नहीं होती है। तो ये जो लंदन फोर्सेस हैं ये भी टेम्परेरी फोर्सेस हैं, ये भी वीक फोर्सेस हैं, ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल से भी वीक फोर्सेस हैं, और पोलर में ये बहुत कम होती हैं। यानी आप ये कह लें कि ये तमाम किस्म के मालिक्यूल्स में होती हैं, लेकिन जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती हैं फोर्सेस, वो हमारे पास नॉन पोलर मालिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग असल में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ही है। डाइपोल में परमानेंट पोलर मालिक्यूल्स होते हैं जिन पर परमानेंट डाइपोल होते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये होता है कि वो मालिक्यूल जो हैं वो वेरी पोलर होते हैं। तो जब वो मालिक्यूल जो हैं वो वेरी पोलर होते हैं तो उन मालिक्यूल में जो कि वेरी पोलर मालिक्यूल्स हैं तो उनमें अगर पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़्यादा होते हैं तो इसमें हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, ज़्यादा यानी हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, उसके साथ हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, और जो उसके नेबरिंग मालिक्यूल उस पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, और लोन पेयर भी होता है। तो एक स्पेशल किस्म की डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है पेज 2 के बॉटम पे अगर हम देखें तो ये इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो जैसे सैलिसिलिक एसिड की एग्जांपल है, बेंजीन पर एक COOH है और साथ में OH ग्रुप है। तो ये जो COOH और OH ग्रुप है इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग है ये विद इन मालिक्यूल, उस मालिक्यूल के एक पार्ट और दूसरे पार्ट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड में है, ये पैरा और मेटा सैलिसिलिक एसिड में नहीं होंगी। तो जब OH और COOH एक बेंजीन रिंग पे करीब हैं और उनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई। फिर ये इंटरमालिकुलर है। इंटरमालिकुलर जो हम पढ़ते हैं ज़्यादातर HF है, वाटर है, अमोनिया है। यहाँ पे MCQ कोई ऐसे हमसे पूछ सकता है कि किस में डायगोनल
हाइड्रोजन बॉन्डिंग और किस में जिगजैग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जो HF का मॉलिक्यूल है इसमें जो स्ट्रक्चर होता है इसका वो जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, लिहाजा इसे हम कहेंगे कि HF में जिगजैग है। अब बाकियों में जो है वो डायगोनल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती हैं। और बॉइलिंग पॉइंट दिए कंपैरिजन के लिए, HF का मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, अमोनिया भी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। अगर हम पेज 3 पे आए हैं, पेज 3 पर इसी तरह से ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। फिर ग्लाइकोल है, इथिलीन ग्लाइकोल, उसमें 2 OH ग्रुप हैं, लिहाजा वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एग्जांपल है हमारी बुक में वो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में, इसका MCQ आता है कि बताइए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में कौन सी बॉन्डिंग है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर क्लोरोफॉर्म में जो है वो डाइपोल फोर्सेस हैं। पेज 3 में थर्ड लाइन में देखिए, तो जो एज अ क्लास अगर हम देखें तो DNA, कॉटन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्योंकि इनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। कॉटन में है, DNA, RNA में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब यहाँ 2 MCQs डेवलप होते हैं। एक वो पूछते हैं बाद दफ़ा हमें कि बताइए कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या है, और दूसरा कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर क्या है। तो अगर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। बॉन्डिंग ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो फिर वाटर, HF और अमोनिया है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक HF से जो एक हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वाटर के मुकाबले में और फिर अमोनिया के मुकाबले में। नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बताई गई है कि हाइड्रोजन की 2.1 है और फ्लोरीन की 4 है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो HF में ही स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग चूँकि HF एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो फॉर्म करता है, तो इसलिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में ज़्यादा है। तो ये MCQs ऐसे अटैम्प्ट करने हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, अब कंपैरिजन एक ही है, अभी हमने पढ़ा ये सारे मॉलिक्यूल ग्लाइसरॉल, ग्लाइकोल, वाटर, एथेनॉल, मेथनॉल, HF, अमोनिया, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इनका कंपैरिजन किया है, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है, सबसे वीक किसमें। बॉइलिंग पॉइंट गिवन है सबके, सबसे ज़्यादा ग्लाइसरॉल में है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी होती हैं, वो तो अब बताया था सब में होती हैं। तो इसमें ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है। सबसे वीक अमोनिया में है। अमोनिया के लिए MCQ के लिए भी याद रखिएगा कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ गैसियस स्टेट में नहीं, गैसियस स्टेट में नहीं होती है, सिर्फ लिक्विड स्टेट में होती है। यानी अमोनिया अगर गैस फॉर्म में है तो फिर नहीं, नॉर्मल कंडीशन में उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और लिक्विड स्टेट में जब होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। और उसी के पैरेलल उसके सामने ही हाइड्रोजन बॉन्ड का एक और तरीके से कंपैरिजन किया है कि चूँकि हाइड्रोजन बॉन्ड आमतौर पे तब फॉर्म होता है जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ अटैच हो और उसके नेबर में भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो है वो मौजूद हो विद लोन पेयर। तो एक कंपैरिजन किया है कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। HF और HF का हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्डिंग नहीं है, अभी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये इंडिविजुअल बॉन्ड की बात हो रही थी। HF का स्ट्रॉन्ग है, इस तरह से फिर OH है, फिर NH सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे OH के दरमियान जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक मालिक्यूल जो है उसकी हाइड्रोजन हाईली पोलर और नेबरिंग मालिक्यूल की ऑक्सीजन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वो 21 एनर्जी चाहिए उसको ओवरकम करने के लिए किलो जॉल। फिर NH और N में जो बॉन्ड बन रहा है, NH और O में जो बॉन्ड बन, एक कंपैरिजन है। इसके MCQ पूछ सकते हैं कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह से हमें स्केच करके कि बताइए कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड आइस, इसमें एक कंपैरिजन और फ़र्क बताया गया। फ़र्क ये है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग परमानेंट नहीं होती है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है और वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा होता है। और जो आइस है, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो परमानेंट होती है। तो वो अगर कभी ऐसे MCQ आए कि स्ट्रॉन्गेस्ट
बॉन्डिंग वाटर में कब होती है, तो जब वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो परमानेंट हो जाती है, तो उस वक्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सबसे स्ट्रांग होगी। और वाटर जब आइस में चेंज होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग परमानेंट हो जाती है, बीच में एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं उसके स्ट्रक्चर में, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और वाटर जब आइस में चेंज होता है तो उसकी जो डेंसिटी है वो 9% डिक्रीज़ कर जाती है, और इसलिए आइस जो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है और नीचे जो ओशन लाइफ है वो पॉसिबल रहती है। लास्ट लाइंस में ये बताया हुआ है कि जो आइस का स्ट्रक्चर है वो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कैसा होता है, ये हेक्सागोनल भी होता है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी होता है। तो दोनों तरह के स्ट्रक्चर आइस जो है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ये दोनों डेवलप करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी और हेक्सागोनल भी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आखिरी लाइन में पेज 3 के ये एक और एमसीक्यू के लिए बात बताई कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी डेवलप हो सकती है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की ग्रेटर देन 3 हो। पेज 4 पे आइए। पेज 4 पे हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स को लेके और ग्रुप वाइज समझना है कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे कैसे फ़र्क पड़ रहा है। तो ग्रुप 4, ग्रुप 5, 6, 7 और 8 आपको पेज 4 पे नज़र आ रहे हैं। और सब में एक बात कॉमन है कि जैसे ही हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग हो रही हैं, और वो स्ट्रांग इसलिए हो रही हैं कि मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा हो रहा है। मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा होने से मॉलिक्यूल में पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना डिस्टॉर्ट होगा वो उसकी क्वांटिटेटिव मेजर करने के लिए, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा और ज़्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। ये सब जो ग्रुप हैं ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस साइज ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इसमें ग्रुप 7 में बात ये कि इसमें ऐसा ग्रुप है प्रोडिक टेबल का जिसमें तीनों फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, गैस भी है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। कंपैरिजन के लिए बॉइलिंग पॉइंट भी बताया, फ्लोरीन का -187 और आयोडीन पे +184 है। फिर हाइड्रोकार्बन है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तक गैसेज हैं और नीचे लिक्विड है। मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ रहा है, तो मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ रहा है। ऊपर ग्रुप में मॉलिक्यूल का साइज़ जो है वो ज़्यादा हो रहा था टाइप ऑफ एटम चेंज होने की वजह से। यहाँ पर साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहा है नंबर ऑफ एटम्स चेंज होने की वजह से, क्योंकि हैं तो सब हाइड्रोकार्बन, सब में कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ रहा है नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होने की वजह से। अब इसमें पेंटेन है, तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेंटेन एन पेंटेन भी हो सकता है, आइसोपेंटेन भी हो सकता है, नियो पेंटेन भी हो सकता है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट देखो फ़र्क है। इन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और नियो पेंटेन में सबसे वीक हैं। इसका रूल जो है वो सिंपल है, जितना सिमेट्रिकल होगा मॉलिक्यूल उतनी उसमें फोर्स, सिमेट्रिकल यानी जितना सीधा स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होगा उतनी उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, और जितनी उसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाएगी, उसको समझाने के लिए ये लिख दिया कि जितना वो टेढ़ा मेढ़ा होगा इतनी वीक फोर्सेस होंगी। तो इसलिए इनमें सबसे ज़्यादा ब्रांचेस नियो पेंटेन में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, एन पेंटेन में सबसे ज़्यादा है। फिर इस पेज के लास्ट पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि ग्रुप 6 में ऑर्डर दे दिया है बॉइलिंग पॉइंट का। सबसे पहले उसको लिखा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और बाद में उसको लिखा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। आप देखिए अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जो एंटीमोनी हाइड्राइड है वो उसमें उसका साइज़ इतना ज़्यादा है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें वो अमोनिया से भी ज़्यादा हो गया, बावजूद इसके में उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये इस तरह की जो एक्सेप्शंस हैं, इसके जो ऑर्डर हैं, ये सब ज़हन में रखने हैं। इसके एमसीक्यू हो सकते हैं। ग्रुप 7A है, HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इस ग्रुप में बाकी सब के अंदर वैंडरवाल फोर्सेस हैं, और वैंडरवाल फोर्सेस साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती हैं। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसको अलग कर दिया, वो सबसे ज़्यादा है इसमें। ऊपर वाले ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में भी थी, लेकिन एंटीमोनी हाइड्राइड में साइज़ इतना ज़्यादा है कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन 7 ग्रुप में HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है,
और बाकियों में चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं किसी में, HCl, HBr, HI में, तो उनमें फिर सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं जिसका साइज़ सबसे ज़्यादा होगा, तो HF के बाद सबसे ज़्यादा साइज़ HI का है, HBr, HCl, इस तरह से ऑर्डर दिया हुआ है। इसको एसिड स्ट्रेंथ में भी पूछ सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रेंथ में ना बॉइलिंग पॉइंट में एक मालिक्यूल और दूसरे मालिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंसिडर की जाती है। एसिड स्ट्रेंथ में एक मालिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है, यानी H और I के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है, वो देखना है आसानी से ब्रेक कर रहा है कि मुश्किल से कर रहा है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, जितने एटम स्मॉल साइज़ के होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता उनमें कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है, और जितने छोटे एटम होंगे उतना कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो H और F, हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, तो फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है, उसका कोवलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो वो सबसे वीक एसिड है। HF का बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, जबकि HI आयोडीन का साइज़ सबसे ज़्यादा है, उसका बॉन्ड सबसे जल्दी टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। इसलिए और फिर HBr और HCl एसिड स्ट्रेंथ है। वॉलेटिलिटी ऑर्डर है, वॉलेटिलिटी ऑर्डर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट का रिवर्स होगा। HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा था, तो उसका वॉलेटिलिटी ऑर्डर सबसे कम होगा, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा वो वेपर में आसानी से नहीं जाएगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर सबसे आखिर में दिया हुआ है 6 ग्रुप के लिए, तो 6 ग्रुप के अंदर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, वो पर मालिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये ऑर्डर्स इनमें रखने हैं, इनमें एक्सेप्शन मौजूद हैं। ग्रुप ख़ास तौर पे 7 में और ग्रुप जो है 5 में, ये जो एंटीमनी और नाइट्रोजन है इसके साथ ग्रुप 6 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ग्रुप 5 है, ग्रुप 5। तो वाटर जो है इसमें ये ग्रुप 6 है। अब आइए पेज 5 पे, पेज 5 पे टॉप पे दिखाया प्रोटीन का स्ट्रक्चर। प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंट, इसमें हमसे पूछ लेते हैं कि बताइए प्रोटीन के किस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें ये याद रखना कि प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। फिर इसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स की टर्म यूज़ होती हैं, तो डायग्राम में शो किया कि अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स क्या होता है, कि अगर वो जो स्पाइरल है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे बीटा हेलिक्स कहते हैं, अगर क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है तो अल्फा हेलिक्स कहते हैं। कुछ क्वेश्चन कैसे किए जा सकते हैं इसके, क्वेश्चन 1 देखिए पेज 5 पे, विच पेयर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर, कौन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। आप देखिए किसमें OH ग्रुप है, OH नेगेटिव नहीं, OH ग्रुप, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो जो अल्फा ऑप्शन है उसमें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड है, तो आयन डाइपोल फोर्सेस, वाटर का डाइपोल और सोडियम और हाइड्रोक्साइड के आइंस। HCl और वाटर आपस में दोनों पोलर मालिक्यूल डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बनाएंगे। चार्ली में कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, डिबाई फोर्सेस बनेंगी। और ये जो ग्लूकोज है डेल्टा में, ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट आपको बताया था कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, अब कौन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। और यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास दे दी है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर एक एल्कोहल है। तो इसमें एक हिंट दिया है, इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एस्टर, ईथर, कीटोन, एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, ये सब जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं क्योंकि इनमें OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। फिर विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, अब फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे दिए हैं, और हमने एस्टर, एनहाइड्राइड तो पड़े ऊपर के हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, अमाइड फॉर्म करते हैं। तो अमाइड में NH ग्रुप होता है, तो बीटा में NH ग्रुप है। एसिड हैलाइड में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे। क्वेश्चन 4 देखो, विच डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अब नीचे सब ना कंपाउंड दिया, अमोनिया है और जो बीटा है वो प्राइमरी अमाइन है, ये मिथाइल अमाइन, चार्ली डाइमिथाइल अमाइन सेकेंडरी अमाइन है, डेल्टा जो है वो टर्शरी अमाइन है, ट्राईमिथाइल अमाइन। तो इनमें सब में NH है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन डेल्टा में नहीं है। उसका स्ट्रक्चर भी आंसर में लिख दिया है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, लिहाजा जो टर्शरी अमाइन होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। क्वेश्चन 5 जो है लास्ट पे, विच रिप्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोटीन, तो प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन
ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हिंट में देखो कि प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड के मालिक्यूल्स होते हैं तो एक स्पाइरल में NH और नेक्स्ट जो नीचे उससे स्पाइरल है उसमें C डबल बॉन्ड वो एक दूसरे के वर्टिकली पैरेलल होते हैं, तो फिर H और O के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो वो फॉर्म करता है इस तरह से। तो आंसर बीटा हो गया। पेज 6 पे आओ, इसी में फिर प्रैक्टिस करते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो किस में प्रेजेंट हैं? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस नॉन पोलर मालिक्यूल में होती हैं और ये गैसियस स्टेट में नहीं होती हैं। हाँ, ये गैसियस स्टेट में नहीं होती हैं, ये सिर्फ फोर्सेस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। तो लिहाजा इसका आंसर जो है वो बीटा हो जाएगा। वाटर तो पोलर है और हीलियम नॉन पोलर है, लेकिन गैस में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। गैस के मालिक्यूल्स में नॉर्मल कंडीशन में अट्रैक्शन नहीं होती, और अगर इसे लिक्विड में चेंज करें या सॉलिड में तो फिर होंगी। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर? तो कौन है इनसॉल्युबल वाटर में कम्प्लीटली? लिपिड्स हैं। लिपिड्स फैट और ऑयल को कहते हैं। तो ये नॉन पोलर है, लिहाजा वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। बाकी सब न्यूक्लिक एसिड जो है इनमें तो फॉस्फेट ग्रुप होता है, आयनिक होते हैं। प्रोटीन कुछ सॉल्युबल भी होती है, कुछ इनसॉल्युबल भी होती हैं। कार्बोहाइड्रेट तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर शो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर? वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है वो हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो 4 डिग्री को केल्विन में चेंज करें तो 277 केल्विन बनता है, तो डेल्टा आ जाएगा आंसर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 100 cm³ ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस? 0 पे वाटर आइस में चेंज हो जाता है, और जब वो आइस में चेंज हो जाता है वाटर, तो उसका जो वॉल्यूम है वो 9% इंक्रीज कर जाता है। तो लिहाजा उस वक्त उसका जो वॉल्यूम है 100 + 9 तो 109 cm³ बनेगा। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, अभी हमने इसको देखा भी है। तो जो ज़्यादा सिमेट्रिकल है उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, स्ट्रेट चेन में ज़्यादा अट्रैक्शन, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, तो अल्फा आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट इन कार्बन टेट्राक्लोराइड? कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, और नॉन पोलर के अंदर जो है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर स्ट्रॉन्गेस्ट है। 0 डिग्री पे वाटर सब आइस में चेंज हो जाएगा और उसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी, परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी। तो लिहाजा 0 डिग्री पे, और 0 डिग्री यहाँ पे 273 केल्विन है, तो इसलिए चार्ली बनेगा। CCl4 इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, इट विल डिजॉल्व। नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजॉल्व होता है। तो ऑप्शन में देखो आइस पोलर है, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ये नॉन पोलर है, ये उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड तो उसमें सॉल्युबल जो है नहीं होगा, वो आयनिक है। डायमंड नॉन पोलर है, लेकिन ये मैक्रो मालिक्यूल है। मैक्रो मालिक्यूल किसी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो डायमंड कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व इसलिए नहीं होगा। तो ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, तो उसमें डिजॉल्व होगा। पेज 7 पे आइए। पेज 7 पे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कुछ देखते हैं। पहले है एवेपोरेशन है। एवेपोरेशन के जो कुछ हिंट है कि ये रिवर्स, पहले तो डेफिनेशन ये है कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, इट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये एक फिजिकल चेंज है। लिक्विड का जो फार्मूला वाटर है अगर H2O, तो उससे जो वेपर बनेंगे उन वेपर्स का फार्मूला भी H2O होगा। तो वेपर्स में सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करती हैं, वेपर्स में जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक नहीं करती हैं। तो फिजिकल चेंज है ये। तो ये एवेपोरेशन इरिवर्सिबल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे होता है। इट कॉजेज कूलिंग, ये कूलिंग कॉज करता है। ये यूनिडायरेक्शनल है। ओपन वेसल के अंदर है तो ये यूनिडायरेक्शनल है, क्लोज में तो वेपर्स वापस आ जाएंगे ना। तो ये इसका MCQ है। ये सरफेस फिनोमिना है। अभी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, इसका कैसे हो सकता है। इन वाटर वेपोरेशन टेक्स प्लेस एट विच टेम्परेचर? डिफरेंट टेम्परेचर गिवन है, तो इसका आंसर बीटा है। बाकियों पे क्यों नहीं वेपोरेशन होती? हालांकि हम पढ़ते हैं कि इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। देखिए वेपोरेशन लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होने का फिनोमिनन है। तो अगर वो कोई लिक्विड ही नहीं होगा तो जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो वेपोरेशन नहीं कहलाएगी। तो अल्फा जो है उस पर ये आइस में चेंज हो जाएगा, 110 पे वो वेपर में चेंज हो जाएगा। तो एक लिक्विड रेंज भी दे दी, यानी वाटर में वेपोरेशन 0 से 100 के दरमियान ही पॉसिबल है। एसिटिक एसिड की भी वाटर लिक्विड रेंज दे दी कि 17 डिग्री उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, 118 उसका बॉइलिंग पॉइंट है। सल्फ्यूरिक एसिड में 10 डिग्री उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, 338 उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो लिक्विड होना ज़रूरी है और वो लिक्विड रेंज के अंदर उसका टेम्परेचर होना ज़रूरी है, फिर ही वो वेपोरेशन करेगा। हाईएस्ट रेट ऑफ वेपोरेशन ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल, वाटर, एथेनॉल,
तो देखो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होंगी और उसी का रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो लिहाजा ये डेल्टा है। विच ऑफ द फॉलोइंग 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वोलेटाइल, कौन सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है जिसमें सबसे वीक फोर्सेस हैं। तो हिंट में देख लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, एसीटोन में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, और सबका बॉइलिंग पॉइंट भी दे दिया है। ईथर भी जो है वो स्लाइटली पोलर है, बहुत स्लाइटली। कार्बन टेट्राक्लोराइड का साइज़ बहुत ज़्यादा है तो इसलिए उसकी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं, तो इस सब का बॉइलिंग पॉइंट है। और ईथर का सबसे कम है तो इसलिए उसमें सबसे वीक फोर्सेस हैं और वो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होगा। एवेपोरेशन का रिलेशनशिप देखो, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, उससे मॉलिक्यूल्स में कोलिजन्स बढ़ती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, और जो एवेपोरेशन है वो टेम्परेचर ज़्यादा होने से ज़्यादा हो जाती है और वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो ये फैक्टर्स हैं कि एवेपोरेशन किससे कम किससे ज़्यादा और कैसे रिलेट होती है। अब एक और पॉइंट दे दिया कि वोलेटाइल लिक्विड डज नॉट क्रिएट साउंड, यानी जब वो हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो ऐसे समझाने के लिए लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका वोलेटाइल लिक्विड्स का, मोर वोलेटाइल होते हैं, हैव नो ब्रम ब्रम, मतलब बॉयल करते हुए वो साउंड नहीं क्रिएट करेंगे। पेज 8 पर आए, वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर ये है, डेफिनेशन देखें, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर स्टेट, तो एट अ गिवन टेम्परेचर। अब वेपोरेशन, वेपर प्रेशर जो है जब लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो पहले वेपोरेशन होती है, फिर कंडेंसेशन होती है। क्लोज कंटेनर में होते हैं वेपर प्रेशर नोट, इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, रेट ऑफ वेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होते हैं। कौन से फैक्टर हैं जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है? अमाउंट ऑफ लिक्विड है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड है। कौन से फैक्टर हैं जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है? तो वो वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैनोमीटर मेथड यूज़ होता है इसको मालूम करने के लिए, उसका फार्मूला है P=PA+ΔH। P वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, PA जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ΔH मैनोमीटर के दोनों जो लिम्ब्स हैं, यू शेप ट्यूब जो है उसमें जो हाइट का डिफरेंस है मरकरी का वो है। ये एक न्यूमेरिक इस तरह का क्वेश्चन नम्स में भी आया हुआ है कि बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है इसको मेजर करने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट होते हैं, बैरोमीटर भी होता है, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्टैग्मोमीटर। और बैरोमीटर मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर यानी जैसे है उसका प्रेशर मालूम करने के लिए, मैनोमीटर वेपर और प्योर गैस के लिए है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में मालूम करने के लिए, और स्टैग्मोमीटर सरफेस टेंशन मालूम करने के लिए। पेज 9 पे आइए, देखें इसके क्वेश्चन कुछ कैसे कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेपर प्रेशर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हिंट इसका ये है कि वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती हैं। फ्लोरीन का साइज़ सबसे कम है तो उसमें ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे कम होंगी और उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। यानी कि इन सबको अगर लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर इनके वेपर्स का वेपर प्रेशर हम नोट करेंगे। तो वो करना, तो ये डिफरेंट फिजिकल स्टेट है, एक ही फिजिकल स्टेट में लाएंगे लिक्विड में और फिर इनको वेपर्स में कन्वर्ट करके तो इनका वेपर प्रेशर नोट करेंगे। पेज 9 पे क्वेश्चन नंबर 18, विच हैज़ लोएस्ट वेपर प्रेशर? तो ये अभी हमने किया भी है, पहले भी उसी से रिलेटेड, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। पहले हमने कहा कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस किस में थी? एन पेंटेन में। तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है क्योंकि वो लीनियर मॉलिक्यूल है, स्ट्रेट चेन है, तो इसलिए उसमें जो वेपर प्रेशर है वो सबसे लो होगा। 19 एट 20 डिग्री सेल्सियस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट वेपर प्रेशर? किसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा? आइसोपेंटेन, क्लोरोफॉर्म, एथानॉल, ग्लिसरॉल है। अब देखो आइसोपेंटेन जो है ना ये हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर होगा। क्लोरोफॉर्म पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। आइसोपेंटेन में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस थी।
चार्ली जो है उसमें एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 1 OH ग्रुप है। ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 3 OH ग्रुप है। तो इसमें हमने बताना है कि लोएस्ट वेपर प्रेशर जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होंगी और वो ग्लिसरॉल में होंगी। तो यह देखिए टेक्स्ट बुक के टेबल है, इसमें पेज 4.3 और टेबल 4.4, उस पे ये वेपर प्रेशर का एक छोटा सा टेबल गिवन है और उस टेबल के अंदर किसका एक ट्रेंड हमें पता चल जाता है कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है किसका कम है। वैल्यूज़ नहीं याद करनी, वहाँ से ट्रेंड चेक कर लेना। बॉइलिंग पॉइंट पे आए, बॉइलिंग पॉइंट एट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो और एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। एक लिक्विड को उसका चूंकि बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करके उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज किया जा सकता है। और नेक्स्ट ये बताया कि बॉइलिंग पॉइंट जो एक्सटर्नल प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर से क्या रिलेशन है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है जब मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, और जब मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो फिर वेपर प्रेशर कम होता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये बॉइलिंग पॉइंट का इन तीनों फैक्टर से रिलेशनशिप है। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करके बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज करते हैं, तो एग्जांपल है ग्लाइसरॉल। हमारी बुक में जो वैक्यूम डिस्टिलेशन है, ग्लाइसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट 760 टॉर पे 290 होता है और 50 टॉर पे ये 210 होता है। तो वेपर प्रेशर लो किया तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो गया। आगे कंपैरिजन है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया अंडर डिफरेंट प्रेशर। ये वैल्यूज़ याद करनी है, ये वैल्यूज़ याद करनी है। वाटर को 0 डिग्री पे भी बॉयल किया जा सकता है अगर हम 4.8 टॉर कर दें प्रेशर, 25 पे बॉयल किया जा सकता है अगर 23.8 टॉर कर दें। और ये कब होगा, लोकेशन देखो, जो क्लोज कंटेनर होगा और उसमें जब हम प्रेशर लो करेंगे तब पॉसिबल होगा। अब माउंट एवरेस्ट पे इसका बॉइलिंग पॉइंट 69 है, मरी हिल पे 98 है, प्रेशर कुकर में 120 पे बॉयल करता है, वो एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है। और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना वाटर का वो 374 है और उसका उस वक्त प्रेशर 217 होता है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर इसका ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पेज 10 पे आइए। पेज 10 में ये है कि एक कॉन्सेप्ट है कि वाटर में ज़्यादा हीट है या स्टीम में। तो वाटर जब बॉयल करता है और स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो जब ये स्टीम में कन्वर्ट होता है तो उसमें लेटेंट हीट और मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रेजेंट होती है और उसकी वजह से जो है इसमें हीट कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर 100 डिग्री पे है, स्टीम में जब जाएगा तो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करके जाएगा, तो स्टीम यानी वाटर वेपर्स में एक्स्ट्रा हीट होगी। फिर क्वेश्चन 20 देखो पेज 10 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो अब वो जो क्रिटिकल टेम्परेचर से हवाले था, तो ना एक लिक्विड जो है वो बॉयल करता है, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, लेकिन वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो होना चाहिए जो लिक्विड है। तो इसका आंसर जो है ना, जहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का नहीं हो सकता वो 400 डिग्री सेल्सियस है। ये वाटर के क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर है। हम किसी लिक्विड को बॉयल कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, उससे अबव टेम्परेचर पे अगर होगा तो फिर वो लिक्विड एग्जिस्ट ही नहीं करता क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे। तो फिर जब लिक्विड ही नहीं होगा तो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा। क्वेश्चन 21, विच वाटर कंटेनर हैज़ ग्रेटर हीट कंटेंट। देखो ये फर्स्ट करो, ये सपोज कर लें कि 3 बीकर हैं, एक में वाटर 25 डिग्री पे है और उस पर इतना प्रेशर है, 100 डिग्री पे है वाटर, ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया है तो नॉर्मल है। ये लो प्रेशर पे था पहले तो बॉइलिंग पॉइंट कम था, एक्सटर्नल प्रेशर और बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा हो गया। किस में हीट ज़्यादा है, तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा करेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और उतना वो वाटर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ज़्यादा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। क्वेश्चन 22, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरॉल एट रिड्यूस्ड प्रेशर 50 पे। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 210 है और 210 को केल्विन में चेंज करेंगे तो 483 केल्विन बनेगा, तो इसलिए डेल्टा है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड का अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, ये बुक से एक एक्स्ट्रा बात है, नॉलेज बेस्ड है, इसे याद रख लें। आमतौर पे ये इस तरह के मुश्किल क्वेश्चन नहीं करते हैं इतने, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशनशिप है, तो बीटा है, 2/3 ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट। 24 पे क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 100
100 पे वाटर है तो उसका जो है वो वेपर प्रेशर कितना होगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है। 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है नॉर्मल प्रेशर पर, और नॉर्मल प्रेशर देखें जो ऑप्शन गिवन है उनमें से कौन सा है, तो वो 1 बार है। 1 बार जो होता है वो नियरली 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। बाकी जितनी वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। पेज 11 पे आए, सॉलिड है। देखिए सॉलिड जो है इसमें 3 तरह के सॉलिड हम बात कर सकते हैं, 2 तरह के बेसिकली, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड, और फिर इनके दरमियान एक पार्ट है क्रिस्टलाइड जो पार्टली क्रिस्टलाइन होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड का वो हिस्सा जहाँ ऑर्डर और अरेंजमेंट होती है उसे क्रिस्टलाइड बोलते हैं। और अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड से एमॉर्फस सॉलिड बनाते हैं तो ये प्रोसेस सुपर कूलिंग करते हैं, पहले उसे मेल्ट करते हैं और फिर सडन कूल करते हैं, अरेंजमेंट नहीं हो पाती है, एमॉर्फस सॉलिड बनता है। और अगर एमॉर्फस सॉलिड से वापस क्रिस्टलाइन सॉलिड में आए, स्लो कूलिंग करते हैं तो ये एनीलिंग कहलाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इनमें ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ये एनिसोट्रोपी, सिमेट्री शो करते हैं, डेफिनेट शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। और अगर कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी जिससे हमने ये जज करना हो कि कोई सॉलिड हमारे पास प्योर है या इम्प्योर है, तो वो सिंपल ये है कि उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। एमॉर्फस सॉलिड शेपलेस होते हैं, सूडो सॉलिड भी कहते हैं इन्हें, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट डिफ्यूज्ड होता है। इनकी एग्जांपल जिससे एमसीक्यू बनेंगे, वुड है, प्लास्टिक है, पेपर है, रबर है, सैंड है, ग्लास है, सॉइल है, ग्लू है, ये एमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल्स हैं। अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, अगर शेप की बेस पे बात करें तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो शेप की बेस पे डिस्क्राइब होती हैं वो ऐसे हैं कि ये आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रोपी है। अब आइसोमॉर्फिज्म में जो एमसीक्यू हमें के हवाले से याद रखना है कि इनमें सेम शेप होती है, डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सिर्फ शेप सेम होती है, कोई प्रॉपर्टी इनकी सेम नहीं होती। ये एलिमेंट भी शो करते हैं, कंपाउंड भी शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट जो हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और शेप भी डिफरेंट होती है, ये सिर्फ कंपाउंड शो करते हैं। एलोट्रोपी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, इसमें भी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और शेप डिफरेंट होती है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या होती है, वो शेप जिसमें कोई क्रिस्टल लाइन कंपाउंड ग्रो करता है, फॉर्म करता है, उसे हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। फिर यहाँ शेप के लिहाज से 7 बेसिक शेप्स हैं सॉलिड की, उनको याद करने के लिए टेबल है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये शॉर्टकट दिया हुआ CTOHMRT, इसी को नीचे टेबल में CTOHMRT पुट किया है। याद करने का तरीका ये कि अगर आप टॉप पे देखें तो लिखा हुआ ऑल साइड्स इक्वल, फिर लिखा 2 साइड्स इक्वल, नो साइड्स इक्वल, ये सबके लिए लिखा है, यानी तमाम सिस्टम्स के लिए। लेफ्ट पे लिखा है ऑल 90 डिग्री एंगल, 290 डिग्री एंगल, नो 90 डिग्री एंगल। अब देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, हेक्सागोनल है तो इसकी अगर हमें साइड्स देखनी है तो ऊपर देखें, ऊपर लिखा है 2 साइड्स इक्वल, तो ए और बी इक्वल है और सी इक्वल नहीं है। एंगल देखने है तो लेफ्ट पे देखें 290 डिग्री एंगल, तो अल्फा और बीटा 90 डिग्री और गामा 90 डिग्री नहीं है। तो इसको इस तरह से इस टेबल को थोड़ा जेहन में रख के CTOHMRT, तो इसको याद करना है। कभी कभी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, डायमेंशंस पूछ लेते हैं, तो इस टेबल की हेल्प से थोड़ी प्रैक्टिस करके हम इसे याद कर लेंगे। पेज 12 पे आओ, ये जितने हमारे पास सॉलिड्स हैं, अभी शेप पे बात कर रहे थे, अब उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स और फोर्सेस की बेस पे बात करेंगे। ये कंपैरिजन और ये सब इसके MCQs हैं जो इसमें हमसे वो पूछ सकते हैं। भाई आयनिक सॉलिड्स में पार्टिकल कौन होते हैं, कोवलेंट में कौन है, एटम में आयनिक सॉलिड्स में कैटाइन और एनाइन होते हैं, मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल होते हैं, मेटेलिक जो सॉलिड्स होते हैं उसमें मेटल आइन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फोर्सेस कौन सी होती हैं, आयनिक बाउंड है, आयनिक बाउंड में कोवलेंट सॉलिड्स में कोवलेंट बाउंड है, मॉलिक्यूलर्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, मेटेलिक में फिर मेटेलिक बाउंड है। पूछते हैं कि क्लोज पैकिंग किसमें सबसे क्लोजेस्ट है MCQ में, तो सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग आयनिक की है। कोवलेंट के लिए बोलते हैं कि ये हॉलो है, केज पैकिंग है, ओपन स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर में एम्प्टी स्पेसिस होती हैं बीच में, और मेटेलिक जो होते हैं वो भी क्लोज पैकिंग होती, क्लोजेस्ट नहीं होती। और फिर ये आगे से क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। डेंसिटी आयनिक की सबसे ज़्यादा है, कोवलेंट की मॉडरेट से लो एक रेंज है, और सबसे लोएस्ट डेंसिटी जो है वो मॉलिक्यूलर की होती है। मेटेलिक के लिए बोलते हैं कि इनकी डेंसिटी हाई है। हार्डनेस है, आयनिक हार्ड होते हैं और कोवलेंट मोस्टली मोस्ट हार्ड हैं, जैसे डायमंड है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर में। मॉलिक्यूलर जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। मेटेलिक 60 से ज़्यादा एलिमेंट हैं जो मेटल्स हैं, हार्ड से सॉफ्ट, एक रेंज है इसकी।
मेल्टिंग पॉइंट है, हाई है आयनिक का, एक रेंज दे दी 1000 केल्विन अराउंड, और कोवलेंट है उनका जो उनमें जो जॉइंट स्ट्रक्चर रखने वाले कोवलेंट हैं, मैक्रो मालिकुलर स्ट्रक्चर रखने वाले हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई है, आयनिक से भी ज़्यादा हो गया है। और मालिकुलर जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, मेटेलिक है, हाई से लो जैसे सीजियम है तो 29 पे ही मेल्ट कर जाता है। सॉल्युबिलिटी, आयनिक पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, कोवलेंट तो सॉल्युबल ही नहीं होते, तो और जो मैक्रो मालिक्यूल वगैरह वो तो सॉल्युबल नहीं होंगे किसी में। मालिकुलर लाइट डिजॉल्व, लाइक पोलर मालिक्यूल है तो पोलर में डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में जो वो डिजॉल्व हो जाएंगे। वॉलेटिलिटी इस तरह से सबकी है, लो किसकी है, हाई किसकी है, सप्लाइम कर जाते हैं मालिकुलर सॉलिड्स, बाकी सबकी वॉलेटिलिटी लो है। सरफेस कैसी होती है, आयनिक रफ ओपेक होती है, कोवलेंट जो है वो शाइनी थोड़ी सरफेस रखते हैं, मेटेलिक जो है उसमें मेटेलिक लस्चर होती है, लाइट में चमकते हैं। मालिकुलर ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे आइस होती ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी ऑन द अदर साइड। सरफेस हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, तो सॉलिड में आयनिक कंपाउंड जो है वो कंडक्टर होते हैं, और लिक्विड स्टेट में सॉलिड में नहीं होते हैं, और लिक्विड में कंडक्टर होते हैं। बाकी कोवलेंट और मालिकुलर नॉन कंडक्टर है, मेटेलिक जो है वो कंडक्टर्स होते हैं हर सूरत में। थर्मल कंडक्टिविटी सिर्फ ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि उनमें हीट पास कर सकती है। ब्रिटलनेस आयनिक कंपाउंड्स में सिर्फ होती है, ऑब्जर्व प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ब्रेक कर जाएंगे। मेलेबिलिटी जो होती है ये शीट में कन्वर्ट करना, ये भी मेटल की प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी ये है कि वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, ये भी सिर्फ मेटल की प्रॉपर्टी है। पेज 13 पे आए, पेज 13 पर फिर इनकी कुछ एक और तरह से कंपैरिजन है। ये जो आयनिक सॉलिड्स हैं इनकी जो शेप है, जो बातें कुछ टेबल में रह गई हैं कंपैरिजन में, तो उनको देख लें कि इनकी जो शेप है वो कैटाइन एनाइन रेडियस रेशो पर डिपेंड करती है। साइज ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एनाइन, इसे रेडियस रेशो कहते हैं, शेप वहाँ से डिसाइड होती है। आयनिक सॉलिड्स जो आइसोमरिज्म शो करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, ब्रिटलनेस शो करते हैं। कोवलेंट सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक कोवलेंट सॉलिड होते हैं जिनमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, एक जिनमें नेटवर्क या जाइंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब जिनमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है उनकी एग्जांपल्स क्या हैं? वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, वो ट्रायंगुलर प्लेनर होते हैं। हेक्सागोनल है फाइनल स्ट्रक्चर, यानी ट्रायंगुलर प्लेनर भी बोल रहे हैं और हेक्सागोनल भी। तो उसका जो यूनिट सेल है वो ट्रायंगुलर प्लेनर है और फाइनल स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है। ग्रेफाइट, बोरॉन, नाइट्राइड, कैडमियम आयोडाइड इसकी एग्जांपल है। ये इसके MCQs है इंपॉर्टेंट। जो नेटवर्क और जॉइंट स्ट्रक्चर रखते हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, टेट्राइड्रल होते हैं अरेंजमेंट उनकी। फाइनल स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है और इसकी एग्जांपल डायमंड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड और SiO2 हैं। मालिकुलर सॉलिड्स भी 2 तरह के हैं, पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। जो पोलर होते हैं उनमें डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। एग्जांपल उसकी ग्लूकोज, आइस, सुक्रोज और यूरिया हैं। जो नॉन पोलर हैं उनमें एग्जांपल आयोडीन है, नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन हाइड्रोकार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस, तो ये है। और ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, या इनमें से अक्सर सब्लिमेशन भी शो करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आयोडीन का ये मॉलिक्यूल जो है, अगर आयोडीन का मॉलिक्यूल आयोडीन सॉलिड स्टेट में है तो फिर 2 आयोडीन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 271.5 पाइकोमीटर है। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ये, यानी मॉलिक्यूल के अंदर 2 आयोडीन एटम्स के दरमियान डिस्टेंस है। और अगर आयोडीन गैस में होगी तो फिर 2 आयोडीन एटम्स के दरमियान डिस्टेंस 266.6 पाइकोमीटर है, यानी कम हो जाता है। असल में सॉलिड के अंदर दोनों जो लेफ्ट और राइट का आयोडीन है उनमें नेबरिंग मॉलिक्यूल उन्हें अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि सॉलिड में उनमें डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी, गैस में नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, लिहाजा साइड वाले मॉलिक्यूल आयोडीन के एटम्स को स्ट्रेच नहीं करेंगे और उनमें बॉन्ड डिस्टेंस कम होता है। फिर मेटेलिक सॉलिड्स हैं, इनके कुछ MCQ इस तरह से बना करते हैं कि इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सिंपल क्यूबिक होता है और उसकी एग्जांपल सिर्फ पोलोनियम है। एक ही मेटल है जो कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ये दोनों, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। हमारी टेक्स्ट बुक में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है ये दोनों डिस्कस किए गए हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इन सब का क्या है?
सिंपल क्यूबिक का 6 है, बॉडी सेंटर्ड का 8 है, हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग का 12% है। इनमें पैकिंग कितनी होती है, कितनी स्पेस, जब ये मेटल एटम्स इस तरह से इस स्ट्रक्चर में पैक होती हैं तो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, तो ये 74% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी। और पैकिंग पैटर्न आगे है कि सिंपल क्यूबिक में एक जैसे आइटम्स आपस में अरेंज हो रहे हैं और फिर ए बी अरेंजमेंट है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ए बी लेयर्स बनती हैं और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ए बी सी 3 लेयर्स बनती हैं और फिर वो 3 डिफरेंट लेयर्स बार बार रिपीट होती हैं। पेज 14 पे आए, स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का। इसके वाले से क्या याद रखना है कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। इसमें सोडियम आइन होते हैं, क्लोराइड आइन होते हैं, क्लोराइड आइन का साइज लार्जर होता है सोडियम आइन से। और अगर हम सोडियम और क्लोराइड आइन के दरमियान इंटर आयनिक डिस्टेंस देखना चाहें तो हम जो है वो 5.63, ये 5.63 क्या है, ये 2 क्लोराइड आइंस के दरमियान डिस्टेंस है और 2 क्लोराइड आइंस के दरमियान में सोडियम आइन मौजूद होता है। तो हम इस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये फिर हमें इंटरआयनिक डिस्टेंस पता चल जाता है। और 1 यूनिट सेल जो सोडियम क्लोराइड का है उसमें 4 सोडियम आइन होते हैं, 4 क्लोराइड आइन होते हैं और 4 फिर फार्मूला यूनिट्स बनेंगे, फार्मूला यूनिट्स NaCl को बोलेंगे। और इसमें 1 सोडियम आइन के गिर्द 6 क्लोराइड आइन होते हैं, 1 क्लोराइड आइन के गिर्द 6 सोडियम आइन होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। और कौन है जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर रखते हैं, सोडियम क्लोराइड, डायमंड, आयोडीन, ड्राई आइस, ये बुक में है सब। और हमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चरिंग सबका और इसी लिहाज से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह हमें ज़हन में होने चाहिए। सीजियम क्लोराइड जो है ये एक्सरसाइज में पूछ लिया तो ये बॉडी सेंटर्ड होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। और जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है तो उस फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। क्वेश्चन कैसे कुछ इसके हो सकते हैं वो देख लें। क्वेश्चन 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इनमें कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, ये सब एग्जांपल हैं अमॉर्फस सॉलिड की। क्वेश्चन 26 फिर वही ऑप्शन चेंज कर दिए, क्वेश्चन वही है। तो रॉक जो है ना वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बाकी क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सुक्रोज उसमें OH ग्रुप होता है, वो पोलर होता है, बाकी सब नॉन पोलर है। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जब भी डिसाइड करनी हो, हिंट में ये बताया गया है कि ये लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q प्लस Q माइनस जो है वो चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रही है, R प्लस R माइनस जो है उनके रेडियस साइज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो लैटिस एनर्जी जो है वो चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये उनके साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें लैटिस एनर्जी इसकी पूछ रहे हैं, यानी किसी एक कॉमन नेगेटिव आइन है सपोज करो, तो फ्लोराइड है कोई और, तो उसके साथ सबकी अट्रैक्शन होगी, लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। लैटिस एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है जिस, यानी ज़्यादा लैटिस एनर्जी का मतलब है ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चार्ज है और सबसे कम जो साइज़ है वो एल्यूमिनियम का है, इसलिए उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। 29, आयनिक सॉलिड्स कैन बी करेक्टराइज्ड बाय। अभी जैसे टेबल में देखा था सब, तो इसमें आयनिक सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है वो है हाईएस्ट डेंसिटी। तो ये बाकी अल्फा बीटा चार्ली आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। 30 ये कहते हैं एक अननोन सॉलिड है, सॉल्युबल है पोलर सॉल्वेंट के अंदर, नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और 100 के अराउंड मेल्ट कर रहा है, तो बताइए वो क्या हो सकता है। वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। आयनिक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आयनिक जो हैं उनका एक तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और वो नॉन कंडक्टर नहीं होते। सॉलिड में नॉन कंडक्टर होते हैं और लिक्विड में तो कंडक्टर होते हैं। मेटेलिक क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि मेटेलिक जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते। कोवलेंट भी पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते, वो अगर डिज़ोल्व हो तो नॉन पोलर में होते हैं। पेज 15 पे आइए। पेज 15 पे देखो एक ग्राफ गिवन है जिसमें एक तरफ वेपर प्रेशर एक तरफ टेम्परेचर है और इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। 31, विच कर्व, पेज 15 पे, विच कर्व इज़ इनकरेक्ट। कहते बताइए इनकरेक्ट कौन सी है। तो ई कर्व इनकरेक्ट है क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा होता, कम नहीं होता। तो कर्व ई ये शो कर रही है कि टेम्परेचर बढ़ने से जो वेपर प्रेशर है वो कम हो रहा है, ये गलत है। 32 में देखो विच लिक्विड इज़ मोस्ट वोलेटाइल। कौन सा लिक्विड है जो सबसे वोलेटाइल, वो होगा जिसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा।
लो टेम्परेचर पे। तो लो टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका है, तो वो अल्फा है, ए है। 33 विच लिक्विड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा जिसका वेपर प्रेशर हाई टेम्परेचर पे हाई होगा। तो जिसका और डी जो कर्व है उसका वेपर प्रेशर इनमें सबसे कम है, तो वेपर प्रेशर सबसे कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। 34, तो ऐसे ग्राफिकली कैसे क्वेश्चन हो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन नॉन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी दो बातें हो, नॉन आयनिक भी हो और क्रिस्टलाइन भी हो। तो इसमें चार्ली, कॉपर और ड्राई आइस जो हैं ये दोनों, कॉपर मेटेलिक है और ड्राई आइस जो है वो मॉलिक्यूलर है, दोनों क्रिस्टलाइन भी हैं और आयनिक भी नहीं है, लिहाजा ये चार्ली आंसर बनेगा इसका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग है जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो अगर नेटवर्क कोवलेंट जिसे जॉइंट कोवलेंट कहते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स एंड नंबर ऑफ ब्रेवस लैटिसेस, एक्साइज का क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक की। तो टोटल जो है ना बेसिक जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो 7 होते हैं और ब्रेवस लैटिसेस 14 होती हैं। तो इसलिए 36 का जो आंसर है वो चार्ली बनेगा। और उसकी बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि जब हम किसी यूनिट सेल में ये कंसीडर करें कि सॉलिड के पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे हो सकते हैं, एक यूनिट सेल के 8 कॉर्नर होते हैं, और अगर हम ये समझें कि सॉलिड के पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो फिर ये 7 बेसिक टाइप होती हैं। लेकिन अगर कॉर्नर के अलावा कहीं और भी हो सके, जैसे हम कहते हैं फेस सेंटर्ड, फेस के सेंटर पे भी हों, तो कॉर्नर के अलावा कहीं और भी हो सकें, तो फिर इसे जो है वो हम ब्रेवस लैटिसेस बोलते हैं, वो 14 है। 37, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, तो ये 12 है, नॉलेज बेस्ड है, हमने याद किया है। पेज 16 पे आए, क्वेश्चन 38, द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज नियरली, यूनिट सेल कितने हैं, तो एक तो देखो 58 सोल्यूशन देखिए पेज 16 पे, क्वेश्चन 38, 58.5 ग्राम NaCl का मतलब है 1 मोल NaCl, और 1 मोल NaCl का मतलब है कि 6.02 इंटू 10⁻23 NaCl यूनिट्स। तो 6.0 NaCl के इतने फार्मूला यूनिट होंगे। तो अब एक यूनिट सेल जो है ना वो, उसमें 4 सोडियम आयन और 4 क्लोराइड आयन होते हैं, एक यूनिट सेल में 4 NaCl होते हैं। तो अब ये जितने NaCl फार्मूला यूनिट्स हमारे पास हैं, इसे 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 NaCl फिर एक NaCl फिर NaCl 4 ऐसे फार्मूला यूनिट्स मिलेंगे तो एक यूनिट सेल बनेगा, 4 से डिवाइड कर दिया इसलिए। 39 में एक आयनिक कंपाउंड है, हैज अ यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ A आयंस एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, B आयंस ऑन द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। यूनिट सेल में कॉर्नर पे जो चीज़ होती है वो फर्दर 8 और यूनिट सेल के साथ शेयर हो रही होती है, और जो फेस पे होती है वो 2 यूनिट सेल का फेस कॉमन होता है। फेस पे जो चीज़ मौजूद होती है वो 2 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रही होती है, लिहाजा कॉर्नर पे अगर कोई चीज़ मौजूद है तो उसे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर कोई फेस पे मौजूद है तो उसे जो है वो 2 पे डिवाइड कर, 8 कॉर्नर होते हैं टोटल क्यूब के, तो हर कॉर्नर पे जो A मौजूद है तो उसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा जब वो बहुत सारे यूनिट सेल उसके करीब इकट्ठे होंगे। तो ये फिर AB3 इसका फार्मूला बनेगा। 40 देखो, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन क्यूबिक शेप क्रिस्टल ऑफ NaCl इन 1 ग्राम, तो कितने, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट 1 ग्राम NaCl में। सोल्यूशन देखें, अगर 58.5 ग्राम मैस हो NaCl का, तो अभी हमने देखा कि 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होते हैं। अगर 1 ग्राम होगा तो उसमें कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे, तो 58.5 से डिवाइड कर दिया। तो अब ये आ गए फार्मूला यूनिट्स, हमने तो यूनिट सेल बताने हैं और 4 फार्मूला यूनिट मिलकर एक यूनिट सेल बनाते हैं, तो इसलिए अब इसे 4 से भी डिवाइड कर दिया, तो फिर ये नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आ गए, यानी 58.5 ग्राम उसका मोलर मैस है, और इसके अंदर 1 मोल यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ NaCl फार्मूला यूनिट्स हैं।
तो हमें 58.5 ग्राम में तो नहीं पूछे, ऊपर वाला क्वेश्चन था 58.5 ग्राम में कितने हैं, अब पूछ रहे हैं 1 ग्राम में कितने हैं। तो पहले 1 ग्राम में देख लें, 58.5 ग्राम में एवोगैड्रो फार्मूला यूनिट्स हैं, 1 ग्राम में यूनिटरी मेथड से हमने देख लिया कितने फार्मूला यूनिट्स हैं, और अब यूनिट सेल देखने हैं तो 4 फार्मूला यूनिट मिलकर एक यूनिट सेल बनाते हैं, लिहाजा 4 से भी डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो इसका जो है वो अल्फ़ा बन गया। हमने चैप्टर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। इसमें जितने पॉसिबल एरियाज़ हैं इस टाइम के अंदर उनको कवर करने की कोशिश की है। आप इसको ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।